जय हिंद दोस्तों आज हमारे संबंध भले ही चीन से बेहद खराब हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की मित्रता के चलते यूएन की स्थायी सदस्यता तक को ठुकरा दिया और अपनी जगह चीन को यूएन की सदस्यता दिलवा दी। उस समय पंडित नेहरू के सर पर आशीर्वाद और नैतिकता का भूत इस कदर सवार था कि जापान के साथ किसी वार्ता में भारत सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हुआ क्योंकि उस वार्ता में चीन को आमंत्रित नहीं किया गया। दोस्तों ये वो समय था जब दोनों मुल्कों की आवाम की जुबान पर हर वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया रहता था। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों की मित्रता में अचानक कड़वाहट आना शुरू हो गई। दिनों दिन हालात बिगड़ते गए और अंततः साल 1962 आते आते चीन ने भारत पर हमलों की शुरुआत कर दी। चीन द्वारा किए गए इन हमलों में चीन ने भारत की करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और भारत को चीन के खिलाफ इस युद्ध में बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इतने घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद चीन ने किन कारणों के चलते भारत से युद्ध किया और इस युद्ध में चीन के खिलाफ भारत की तरफ से ऐसी क्या गलतियां हुई कि भारत को चीन से इतनी बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों साल था 1947 का जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली और इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने 1 अक्टूबर सन 1949 को चीनी लोक गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। आजादी के बाद से ही दोनों देशों में मित्रता वाले संबंध रहे। उस दौर में भारत सरकार शुरू से ही चीन से दोस्ती बढ़ाने के पक्ष में थी और जब चीन पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था तो उस समय भी भारत चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। लेकिन चीन को भारत की ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई और उसने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते साल 1950 में ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके विरोध में भारत ने चीन को एक विरोध पत्र भेजकर तिब्बत मुद्दे पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन तिब्बत को लेकर चीन अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देता। इससे पहले ही साल 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। भारत के इस तरह से नरम रवैया अपनाए जाने से चीन को काफी हद तक लगने लगा था कि वो चाहे कुछ भी करता रहे फिर भी भारत उससे कुछ भी नहीं कहेगा, या फिर यूं कहे कि चीन को ऐसा लगने लगा था कि भारत की उससे लड़ने की जरा भी हैसियत नहीं है। और इसी के फलस्वरूप साल 1954 में ही चीन ने भारत और अक्साई चीन के मध्य से झिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस बारे में भारत को साल 1959 में पता चला तो उसने इसका जोर शोर से विरोध किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अभी भारत चीन से सड़क मुद्दे पर तो जूझ ही रहा था कि सितंबर 1958 में चीन ने आधिकारिक तौर पर एक नक्शा जारी किया, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के रूप में दिखाने की कोशिश की, जिसके चलते तिब्बत में चीन के खिलाफ लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। इस जन आंदोलन से चीन को ऐसा लग रहा था कि इस विद्रोह के पीछे कहीं न कहीं भारत का हाथ है, इसलिए उसने इस विद्रोह को अपने हथियारों के दम पर बड़ी बेरहमी से दबा दिया। जिसके बाद साल 1959 में दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आए और फिर जनवरी 1959 में चीन के तत्कालीन प्रीमियर रहे झोउ एनलाइस ने पहली बार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के करीब 40,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर आधिकारिक तौर पर चीन के दावे की घोषणा कर दी। इसी तनातनी के बीच साल 1960 में झोउ एनलाइस ने भारत का दौरा किया और उन्होंने अनौपचारिक रूप से भारत को ये सुझाव दिया कि भारत अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को वापस लेने के बदले में अक्साई चीन पर अपने दावे को छोड़ दे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया, जिसके बाद से ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर गश्त के दौरान हिंसक झड़पें होना शुरू हो गईं और कई बार तो चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद भी हुए। दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर चीन पहले भारत पर हमला नहीं करेगा। इसीलिए देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बॉर्डर पर हो रही इन घटनाओं का जरा भी संज्ञान नहीं लिया
जिसका परिणाम ये हुआ कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन के करीब 80,000 सैनिकों ने भारत पर हमला कर दिया। चीन द्वारा किए गए इस हमले का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से मात्र 10 से 20,000 सैनिक ही सरहद पर मौजूद थे, जिन्होंने न तो पहले इस जंग की कोई भी तैयारी की और न ही इनके पास कारगर और अच्छे हथियार थे। इधर मौका पाकर चीनी सैनिकों ने पहले ही भारतीय जवानों के टेलीफोन लाइंस को भी काट दिया, ताकि भारतीय फौज अपने मुख्यालय संपर्क न कर सके, क्योंकि अगर भारतीय सैनिकों का मुख्यालय से संपर्क हो जाता तो इनकी मदद के लिए पीछे से और फोर्स पहुंच जाती, जिससे चीनियों के मंसूबे धरे के धरे रह जाते। दोस्तों, भारत के 15 से 20,000 सैनिकों का मुकाबला चीन के करीब 80,000 सैनिकों से था, जिन्होंने पहले से ही इस युद्ध का पूरा खाका तैयार कर रखा था। और भारतीय जवानों के मुकाबले चीनी सैनिकों के पास बेहतर और उन्नत तकनीकी के हथियार भी मौजूद थे। लिहाजा चीनियों ने भारत की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और महज 4 दिनों में ही अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर अपना कब्जा कर चीनी सेना तेजपुर और असम तक पहुंच गई। इसके बाद करीब 3 हफ्तों तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई और दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। चीन ने भारत के सामने अपनी सेना को 20 किलोमीटर पीछे ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत सरकार ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चीन पहले ही भारतीय क्षेत्र में करीब 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है और अब हम इसके भी 20 किलोमीटर पीछे चले जाएं। चीन के इस प्रस्ताव को न मानने पर 14 नवंबर को युद्ध एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दोस्तों, अब युद्ध विराम तो लगभग हो चुका था और चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश से भी पीछे हट गई, लेकिन चीनी सैनिक अक्साई चीन से पीछे नहीं हटी और तब से लेकर अब तक अक्साई चीन में चीन का ही कब्जा है। दोस्तों, अब युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। चीन की जीत हुई और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा इस जंग में 1386 भारतीय सैनिक शहीद हुए और करीब 1700 से अधिक सैनिक लापता हो गए, तो वहीं 3 से 4,000 सैनिक चीनियों द्वारा बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में रिहा भी किया गया। जबकि भारत के मुकाबले चीन के करीब 722 सैनिक मारे गए और 1697 सैनिक घायल हुए। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध में भारत की हार के मुख्य कारण क्या थे। तो दोस्तों, भारत की हार का सबसे पहला कारण था कि इस युद्ध में भारत ने सिर्फ थल सेना का इस्तेमाल किया, तो वहीं वायु सेना और नौसेना का उपयोग इस डर से नहीं किया कि कहीं चीन भी इसका इस्तेमाल न करे। जबकि कई रक्षा सलाहकारों का ऐसा मानना है कि अगर भारत ने युद्ध में वायु सेना का इस्तेमाल किया होता तो शायद इस युद्ध के परिणाम कुछ और होते, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस समय चीनी वायु सेना भारत के मुकाबले इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और दूसरा जो कारण था वो था सरकार की लापरवाही, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को ये भ्रम था कि चीन भारत पर कभी भी हमला नहीं करेगा और नेहरू को लगता था कि बातचीत से ही सीमा विवाद को सुलझाया जा सकता है। इसीलिए वे चीन की हरकतों को लगातार नजरअंदाज करते रहे और भारत ने युद्ध की कोई भी तैयारी नहीं की। और कई लोग तो जवाहरलाल नेहरू को ही इस युद्ध में मिली हार का मुख्य कारण मानते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा कारण था कि भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और यही कारण था कि भारत के पास पर्याप्त सैन्य हार्डवेयर भी मौजूद नहीं थे। और दूसरी ओर चीन ने युद्ध के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी और उनके पास भारी मात्रा में सैन्य हार्डवेयर भी उपलब्ध थे। इसीलिए उन्होंने केवल 4 दिनों में ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा इस युद्ध में मिली हार का चौथा जो कारण था वो था देश की खुफिया एजेंसियों की नाकामी, क्योंकि किसी भी युद्ध में खुफिया एजेंसीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए चीन के साथ हुए इस युद्ध में भारत की हार का भारतीय खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी बड़ा कारण साबित हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।